आज का जो हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी में वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वृद्धि और विकास। देखो, सबसे पहली बात, यदि आपसे पूछ ले वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने लिखनी है, ठीक है, कि जो वृद्धि होती है, एक साइड लिख लियो वृद्धि और एक साइड लिख लियो विकास। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वृद्धि और विकास। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहली बात, यदि कोई आपसे पूछ ले कि वृद्धि क्या होती है, तो जो वृद्धि है वो एक संकीर्ण विचारधारा है, यानी इसका जो एरिया मिलेगा वो आपको संकीर्ण क्षेत्र मिलेगा भाई। और जो विकास है इसका जो एरिया मिलता है आपको ब्रॉड एरिया, ठीक है, विस्तृत क्षेत्र। वृद्धि का जो क्षेत्र है वो क्या है, संकीर्ण है, जबकि जो विकास है वो एक ब्रॉड प्रोसेस है। ठीक है, विकास जो है इसका जो एरिया मिलेगा आपको वो मिलेगा विस्तृत, इसको बोलते हैं संकीर्ण का मतलब कम। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो आपको मिलेगा क्या, संकीर्ण। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो वृद्धि होती है यानी जो ग्रोथ होती है वो होती है संख्यात्मक, या इसी को हम लिख सकते हैं परिमाणात्मक। यानी ये आपको मिलती है कैसी, क्वांटिटिव। जबकि जो विकास है ना, विकास जो है वो याद रखना है आपने, जो विकास होता है वो कैसा होता है, तो राइट आंसर होगा संख्यात्मक प्लस गुणात्मक। यानी विकास की प्रक्रिया के दौरान आपको बच्चे में परिमाणात्मक मीन्स क्या है, क्वांटिटिव, और क्वालिटिव दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार के परिवर्तन आपने देखने को मिलते हैं। जैसे एक बच्चे की हड्डियों की लंबाई बढ़ती है, यदि एक बच्चे की हड्डियों की लंबाई बढ़ती है तो वो क्या है, वृद्धि है। लेकिन वो हड्डियां बढ़कर क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो राइट आंसर होगा वो क्या है, विकास है। तो अगर आपसे पूछ ले कि वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहली चीज मैंने बताई है, इसका जो एरिया होगा वो कैसा होगा, संकीर्ण होगा, इसका दायरा क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो विकास है ये क्या है, एक ब्रॉड प्रोसेस है। और याद रखना है जो वृद्धि है वो विकास का ही क्या है, पार्ट है। तो ध्यान रखना, जो वृद्धि होती है वो संख्यात्मक होती है, या लिख देगा परिमाणात्मक होती है। यानी एक बच्चे की हड्डियों की लंबाई बढ़ती है, या एक बच्चे का वजन बढ़ता है, या एक बच्चे की लंबाई बढ़ती है, तो ये सारे परिवर्तन कैसे हैं, तो राइट आंसर होगा ये संख्यात्मक है, परिमाणात्मक है। इनको हम नाप तोल सकते हैं। लेकिन जो विकास है इसमें वृद्धि शामिल होती है, इसी कारण इसमें जो परिवर्तन होंगे वो ध्यान रखना है संख्यात्मक भी होंगे, साथ में कैसे होंगे, गुणात्मक परिवर्तन भी होंगे। क्योंकि इसके आधार पर व्यक्ति की जो कार्य कुशलता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। आपसे एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि व्यक्ति की कार्य कुशलता में जो वृद्धि है, ठीक है, वो किसके कारण होगी, तो राइट आंसर क्या होगा, विकास के कारण होगी। अगला पॉइंट आपने लिखना है यहीं पर कि जो वृद्धि है, वृद्धि को हम नाप तोल सकते हैं, यानी इसको मेजर कर सकते हैं, वृद्धि को हम नाप तोल सकते हैं। लेकिन लेकिन जो विकास है, यहीं पर साइड में लिख लियो,
विकास को हम नाप तोल नहीं सकते, नाप तोल नहीं सकते, इसकी केवल हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसकी केवल हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि जो वृद्धि है इसमें जो परिवर्तन होंगे, जैसे एक बच्चे का वजन बढ़ता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, अगर एक बच्चे की लंबाई बढ़ती है तो लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन जो विकास है इसमें जो परिवर्तन होंगे वो संख्यात्मक के साथ साथ कैसे होंगे, गुणात्मक भी होंगे। तो इनको हम नाप तोल नहीं सकते, इनकी हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो वृद्धि होगी वो संख्यात्मक होगी, जबकि जो विकास होगा वो कैसा होगा, गुणात्मक होगा। एक लास्ट पॉइंट और लिखियो यहीं पे, वृद्धि जो ग्रोथ है, वृद्धि विकास का एक भाग है भाई, वृद्धि विकास का क्या है, एक भाग है। ठीक है, जबकि विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। ठीक है, देखो एक चीज सिंपल सी ध्यान रखिए यहाँ पे, कि जो वृद्धि है वो विकास का ही क्या है, एक पार्ट है। और किशोर अवस्था के लास्ट तक, किशोर अवस्था के लास्ट तक, ये बात भी लिख लियो, एडोलसेंस एज के लास्ट तक, किशोर अवस्था के लास्ट तक, किशोर अवस्था के लास्ट तक याद रखना, जो वृद्धि होती है वो चरम सीमा पर होती है। और वृद्धि का सीधा संबंध होता है शारीरिक विकास से, ये बात भी लिखियो आप। वृद्धि का जो सीधा संबंध होता है वो होता है शारीरिक विकास से। ठीक है, जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है, तो ध्यान रखना है आपने कि जो वृद्धि है वो विकास का ही क्या है, एक भाग है। और ध्यान रखना है क्योंकि इसमें शामिल होता है शारीरिक विकास, और शारीरिक जो विकास है ना वो क्या है भाई, विकास का ही एक पार्ट है। और याद रखना किशोर अवस्था के लास्ट तक बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो चरम सीमा पर होता है। ठीक है, इसके बाद याद रखियो जो विकास है इसमें विभिन्न तरह के परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, यानी इसके विभिन्न क्या है, आयाम है। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जैसे शारीरिक विकास, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। विकास में एक तो शारीरिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ एक आपने लिखना है मानसिक विकास, मानसिक विकास। इसके बाद संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। और मानसिक विकास को बोलते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, नैतिक विकास। और याद रखना है भाषा का विकास। इन सभी विकास के जो आयाम हैं इनसे मिलकर विकास की क्या होती है, रचना होती है। तो विकास के अंतर्गत ध्यान रखना है शारीरिक विकास, शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास, मानसिक विकास के साथ में ही संवेगात्मक, सामाजिक। और याद रखिए सामाजिक और लिखिए यहाँ पे, सामाजिक विकास। ये सारे विकास के क्या है, विभिन्न आयाम हैं। और याद रखियो इनका एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक भी है। ठीक है, इनका एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक भी है। याद रखियो एक बार आपसे डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो भाषा का विकास होता है ये किसका पार्ट होता है, तो राइट आंसर होगा ये मुख्य रूप से पार्ट होता है किसका, मानसिक विकास। क्लियर है यहां तक। इसके बाद आगे आपने लिखना है
यहीं पर आपने लिखना है बाल विकास की अवस्थाएं। यहीं पर आपने लिखना है बाल विकास की अवस्थाएं। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसकी कौन कौन सी स्टेज है, ठीक है। तो सबसे पहले देखने को मिलती है शैशव अवस्था। नाम क्या है? शैशव अवस्था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। सबसे पहली जो स्टेज है इसका नाम क्या है? इन्फेंसी स्टेज, शैशव अवस्था। और याद रखना है इसका टाइम पीरियड अगर आपसे कोई पूछ ले तो राइट आंसर होगा हमारा जन्म से 6 साल, या कई बार किताबें दिखा देती हैं जन्म से 5 साल। एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यानी 5 साल का क्या है लास्ट, या डायरेक्ट लिख दे जन्म से 6 साल। दूसरी जो स्टेज है उसका नाम है चाइल्डहुड एज, बाल्य अवस्था। चाइल्डहुड एज बोलते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है ना वो 6 से 12 साल। इसका जो टाइम पीरियड है उसका नाम है भाई, टाइम पीरियड कितना है? 6 से 12 साल। 6 से 12 साल की जो एज है उसी को बोलते हैं, यहाँ पे याद रखियो, चाइल्डहुड एज। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ये बात लिख लियो। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक का नाम क्या है? प्री चाइल्डहुड एज। एक नाम है यहीं पर पोस्ट चाइल्डहुड एज। ठीक है। बाल्यावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड एज। और चाइल्डहुड एज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक प्री चाइल्डहुड एज, टाइम पीरियड लिख लियो 3 से 6 साल। प्री का मतलब होता है पहले, तो 3 से 6 साल। और याद रखियो पोस्ट चाइल्डहुड एज, याद रखना है 6 से 12 साल। ये दोनों पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। तो आपसे पूछ ले कि जो बाल्यावस्था है उसका टाइम पीरियड बताओ, तो 6 से 12 साल। तीसरी जो स्टेज है यहीं पे नोट करियो एक बार। तीसरी जो स्टेज है इसका नाम है किशोर अवस्था। इसको बोलते हैं एडोलसेंस एज। क्या नाम है? एडोलसेंस एज। और इसका टाइम पीरियड है 12 से 18 साल। ठीक है, 12 से 18 साल। अब थोड़ा देखो, एक सिंपल सी बात है, इनके बारे में थोड़ा समझिए एक बार। मैंने बताया है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसकी 3 प्रमुख स्टेज हैं। पहली है इन्फेंसी स्टेज जिसका टाइम पीरियड है जन्म से 6 साल। और इस स्टेज की क्या खास बात है, इसमें जो बालक है वो स्वयं उठना बैठना और चलना सीखता है। और ये बालक के तीव्र विकास की एज है, क्योंकि 3 साल की एज तक, जन्म से 3 साल की एज तक बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है, यानी बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है और बच्चे का जो क्या है कोग्निटिव डेवलपमेंट है, वो बड़ी तेज गति से होता है। इसलिए इसको तीव्र विकास की एज बोलते हैं। और इसमें बच्चा जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी अपनी नीड्स की पूर्ति के लिए वो दूसरों पर क्या होता है? डिपेंड होता है। तो अगर आपसे पूछ ले वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है, और वो इस स्टेज में जो बालक है वो कल्पना जगत में विचरण करता है। यानी यहाँ पे जो बच्चा है वो परियों से रिलेटेड कहानियों में, ठीक है, वो ज्यादा क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है
वो कल्पना जगत में विचरण करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर वो डिपेंड रहता है। और मैंने बताया है इस स्टेज में बालक जो है वो स्वयं उठना बैठना और क्या करता है, चलना सीखता है। और इसी एज को नाम दिया जाता है खिलौनों की एज। क्या नाम दिया जाता है, खिलौनों की एज। लेकिन यदि आपसे पूछ ले खिलौनों की एज और ऑप्शन में डाल रखा हो प्री चाइल्डहुड एज, तो राइट आंसर फिर क्या होगा हमारा, प्री चाइल्डहुड एज। ये बात भी आपने ध्यान रखनी। तो ध्यान रखना है दूसरी स्टेज जो है वो हमारी है बाल्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था जो है ना, इसकी क्या खास बात है, यहीं से जो बालक है उसमें विभिन्न आदतों रुचियों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो व्यक्तित्व के निर्माण की एज बोलते हैं बाल्यावस्था को। और इसकी एक खास बात क्या है, इसी एज को गैंग एज बोलते हैं। इसी एज में बालक में टोली में रहने की प्रबल इच्छा पाई जाती है, समूह में रहने की प्रबल इच्छा। या आपसे पूछ ले गैंग एज, तो राइट आंसर होगा हमारा, तो कौन सी एज होगी वो, बाल्यावस्था। इसमें बच्चा जो है वो बिना उद्देश्य के एक जगह से दूसरी जगह पर वैसे ही घूमे जाएगा। ठीक है, बिना उद्देश्य के घूमने की प्रवृत्ति मिलेगी। और यहाँ पे जो बच्चा है वो चीजों को कलेक्ट करने की कोशिश करता है, जैसे उसने ताश इकट्ठे कर लिए, माचिस के बॉक्स इकट्ठे कर लिए। ये सारी चीजें आपने देखने को मिलती है कौन सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में। अब जीवन का सबसे जो कठिन काल है ना, उसका नाम आपसे पूछ ले तो राइट आंसर क्या होगा, किशोर अवस्था। एक किल पैट्रिक नाम का साइकोलॉजिस्ट है जिसने क्या बताया है कि जीवन का सबसे कठिन काल, आपसे पूछ ले कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था। क्योंकि इस स्टेज में बालक के जो इमोशन होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और बालक चाहकर भी अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। बालक चाहकर भी अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर आपसे पूछ ले वो कौन सी स्टेज है, तो राइट आंसर होगा हमारा, वो स्टेज है, नाम क्या है उसका, किशोर अवस्था। और एक साइकोलॉजिस्ट होया है स्टेनले होल, ठीक है, ये भी आपसे पेपर में पूछता है। एक साइकोलॉजिस्ट है स्टेनले होल। स्टेनले होल ने क्या बताया है कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव और तूफान की एज है। अगर आपसे पूछ ले वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने किशोर अवस्था को बताया है प्रबल दबाव और तूफान की एज, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पर चारों तरफ से बच्चे को समस्याएं घेर लेती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं प्रबल दबाव की या प्रबल तूफान की एज। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रबल दबाव और तूफान की एज बताया है किसने, स्टैनले होल ने। क्योंकि इस स्टेज को कठिनाइयों की एज भी कहा जाता है, समस्याओं की एज। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा किशोर अवस्था। देखो जो एडोलसेंस है ना, ये एडोलसेंस शब्द लेटिन भाषा के एडोलेसियर, लेटिन भाषा के कौन से शब्द, एडोलेसियर से निकला है। और इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी इस स्टेज के बाद आपको बच्चे में मेच्योरिटी देखने को मिलती है। इस स्टेज के बाद आपको बच्चे में मेच्योरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वहां से स्टार्ट होगी प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि एडोलसेंस नामक किताब किसने लिखी, तो भी राइट आंसर क्या होगा हमारा, स्टैनले होल। स्टैनले होल ने ही एक किताब लिखी है किशोर अवस्था। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, इसके कुछ सिद्धांत हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, इसके कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल है जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है उसका नाम है निरंतरता का सिद्धांत। सबसे पहला जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो निरंतरता का मतलब क्या है, आपने यहां पे लिखनी है कि जो विकास है, विकास
एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। और याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कहां से स्टार्ट होती है विकास की प्रक्रिया, तो गर्भावस्था से स्टार्ट होकर याद रखना है ये मृत्यु पर्यंत तक, यानी जब तक व्यक्ति की डेथ नहीं होती तब तक ये लगातार चलती है। अगर ऑप्शन में गर्भावस्था नहीं हो तो यहां पे लिखा मिलेगा शैशवावस्था। लेकिन रियलिटी क्या है कि जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो गर्भावस्था से स्टार्ट होगी और मृत्यु पर्यंत तक लगातार चलती है। इसकी गति तेज मंद हो सकती है, ठीक है, गति तेज मंद हो सकती है। तो मैंने बताया है निरंतर का मतलब होता है लगातार। तो अगर आपसे पूछ लें क्या विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। मैंने बताया था कि विकास का ही पार्ट है वृद्धि, और मैंने बताया था जो वृद्धि है वो किशोर अवस्था के लास्ट तक चरम सीमा पर होती है, लेकिन विकास जो है वो गर्भावस्था से स्टार्ट होगा और मृत्यु पर्यंत तक क्या करता है, लगातार चलता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट आपने लिखना है, दूसरा जो सिद्धांत है इसका नाम है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है उसका नाम है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। इसका मतलब क्या है कि जो विकास की जो प्रोसेस है ना वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। इसका मतलब क्या है कि बालक प्रारंभ में, ये बात लिख लियो, बालक जो है वो स्टार्टिंग में, बालक प्रारंभ में सामान्य क्रियाएं करता है, यानी बच्चे की स्टार्टिंग में जो एक्टिविटी है वो आपको नॉर्मल देखने को मिलती है। बालक जो है वो प्रारंभ में क्या करता है, सामान्य क्रियाएं करता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है बालक जो है वो लास्ट में विशिष्ट क्रियाएं करना क्या कर देता है, विशिष्ट क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। कैसे, ध्यान से समझिए एक बार। देखो जैसे एक बच्चा है उसका भाषा का विकास होता है, तो जैसे ही बच्चे का भाषा का जो विकास होगा, हम एग्जांपल लेते हैं जैसे बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, बच्चे का जो भाषा का जो विकास है, ठीक है, इसमें जो बच्चा है वो सबसे पहले अस्पष्ट ध्वनियां निकालता है। यहां पर जो बच्चा है वो सबसे पहले अस्पष्ट अस्पष्ट ध्वनियां निकालता है। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास बढ़ता जाता है वह सिचुएशन के अनुसार विशेष शब्दों का प्रयोग करता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। मैंने क्या बताया है, मैंने बताया है कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी प्रारंभ में जो बालक होगा वो सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में वो विशिष्ट क्रियाएं करना क्या करता है, प्रारंभ करता है। जैसे एक बच्चा जैसे बोलना सीखता है तो स्टार्टिंग में वो अस्पष्ट ध्वनियां निकालता है,
लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका क्या होता है, भाषा का विकास होता है। वो अपने आसपास के समाज से विभिन्न प्रकार के शब्दों को सुनता है और अनुकरण के आधार पर, इमिटेशन के आधार पर, और मैंने बताया है किसके आधार पर, प्रैक्टिस के आधार पर धीरे धीरे बच्चे का विकास, भाषा का विकास क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अगला लिखो, तीसरा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, व्यक्तिगत। नाम क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है, आपने लिखना है यहीं पर, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से, वृद्धि व विकास की, वृद्धि और विकास की दृष्टि से दूसरे बालक से प्रत्येक बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से दूसरे बालक से अलग होता है। ठीक है, चाहे वो जुड़वा क्यों न हो, वो जुड़वा क्यों न हो, और इसी को नाम दिया जाता है क्या, इसी को नाम दिया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक बात और लिख लियो, नोट डाल के यहीं पे लिखियो, नोट डाल के आपने यहीं पे लिखना है। आपसे पूछ लें कि साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, साइकोलॉजी में साइकोलॉजी में व्यक्तिगत, साइकोलॉजी में व्यक्तिगत विभिन्नता, साइकोलॉजी में व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो वर्ड है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया है गाल्टन ने। और ये गाल्टन जो है, ठीक है, ये कहां के हैं, तो राइट आंसर होगा ये फ्रांस के साइकोलॉजिस्ट है। गाल्टन नाम के साइकोलॉजिस्ट हैं, ये फ्रांस के साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी में, इंपोर्टेंट लिख लियो, ये आपसे पेपर में पूछा गया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो राइट आंसर क्या होगा, फ्रांसीसी गाल्टन ने। एक बात और लिख लियो, इसी फ्रांसीसी गाल्टन ने साइकोलॉजी में सबसे पहले बुद्धि शब्द का भी प्रयोग किया है। जो इंटेलिजेंट शब्द है, जो इंटेलिजेंस शब्द है, इसका भी सबसे पहले जो प्रयोग है, आपसे पूछ ले किसने किया साइकोलॉजी में, तो राइट आंसर होगा हमारा गाल्टन ने। एक बात और लिख लियो यहीं पे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बुद्धि पर रिसर्च कार्य, बुद्धि पर रिसर्च कार्य, यानी बुद्धि पर सबसे पहले शोध कार्य,
बुद्धि पर सबसे पहले शोध कार्य किसने किया है? तो राइट आंसर होगा अल्फ्रेड बिने। ये भी आपसे पेपर में पूछा गया था। अल्फ्रेड बिने, नाम क्या है? अल्फ्रेड बिने। इसने सबसे पहले बुद्धि पर रिसर्च कार्य किया था, शोध कार्य। और यही वो व्यक्ति हैं जिसने सबसे पहले साइकोलॉजी में मानसिक आयु शब्द का भी प्रयोग किया है। मेंटल एज बोलते हैं, MA से इसको शो करते हैं, मानसिक आयु, मेंटल एज। तो आपसे पूछ ले कि बुद्धि पर सबसे पहले जो रिसर्च कार्य है वो किसने किया? तो राइट आंसर होगा हमारा अल्फ्रेड बिने ने। और इसी ने सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया है। और व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया किसने? गाल्टन ने। और इन्होंने सबसे पहले ही बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। एक बात और लिख लियो नोट डाल के यहाँ पे कि टीचर को यानी अध्यापक को बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, टीचर को बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को यानी बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर क्लास में शिक्षण करवाना चाहिए। देखो, यदि आज के टाइम पर जो टीचर है उसको पेडागोजी की नॉलेज नहीं है, क्लास में पढ़ाते समय उसको बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता नहीं है, तो उसकी टीचिंग आपको इफेक्टिव देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे जरूरी चीज है आज के टाइम पर आपको बच्चे की आवश्यकताओं का या बच्चे की जो जरूरत है उनकी नॉलेज होना क्या है? जरूरी है। और ध्यान रखना, इसी को नाम दिया जाता है क्या? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो वृद्धि और विकास की दृष्टि से जो एक बालक है वो दूसरे से बिल्कुल क्या है? अलग है, मैंने बताया है। और इसी को नाम दिया जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो प्रत्येक बालक जो है वो वृद्धि और विकास की दृष्टि से क्या होता है? अलग होता है। और इस वृद्धि और विकास के लिए सबसे जरूरी है आज के टाइम पे आपको बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनकी आपको क्या हो? नॉलेज हो। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी शिक्षण विधियों में क्या कर सकते हो? सुधार कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी। इसको बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अगला देखो, फोर्थ है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लियो इसको। आज तक कोई भी ऐसा टीचिंग एग्जाम नहीं गया है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लियो। आपने लिखना है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। आपसे पूछ ले विकास की दिशा का सिद्धांत, तो याद रखना है जो विकास है उसकी जो दिशा होती है वो दो डायरेक्शन होती है भाई। विकास जो है वो दो डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। ध्यान से समझिए एक बार। देखो, जो विकास है ना वो कभी भी लंबवत नहीं होता, ये आपको स्पाइरल आकार में देखने को मिलता है, वर्तुलाकार, या इसी को हिंदी में बोलते हैं चक्राकार, इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल। तो याद रखना जो विकास होगा वो कभी भी लंबवत नहीं होगा, वो आपको चक्राकार प्रगति में देखने को मिलेगा, या वर्तुलाकार प्रगति बोलते हैं। अब देखो एक चीज समझियो, यहाँ पे ये हमने मान लिया सेंटर,
ये मान लिया हमने यहाँ पे सेंटर, तो इस सेंटर से इस साइड में भी आपको विकास देखने को मिलता है। और ध्यान से समझियो, देखो जो विकास होता है उसकी दो डायरेक्शन होंगी, ठीक है। वो दो डायरेक्शन कौन कौन सी होंगी? एक तो याद रखियो सिर, और सिर में याद रखियो यहाँ पे क्या है? मस्तिष्क। यानी सबसे ऊपर है सिर यानी हेड, और उसी में क्या है? माइंड है। तो बच्चे का जो विकास है ना, वो एक तो स्टार्ट होता है सिर से स्टार्ट होकर गर्दन, चेस्ट, और लास्ट में लिख लियो पैर की उंगलियां। पैर की उंगलियां, इस दिशा में जब विकास आगे बढ़ता है, इसको नाम दिया जाता है, नाम लिख लियो सिपेलोकोडल थ्योरी। सिपेलोकोडल थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या? देखो याद कैसे रखोगे? सिपेलोकोडल, सिपेलोकोडल का मतलब क्या है? सी से याद रखियो सिर। देखो सिर में भी पहले क्या मिलेगा आपको? सी। तो सी से सिर। तो जब बच्चे का विकास, यहां पे लिख लियो, जब बालक का विकास, जब बालक का विकास सिर से स्टार्ट होकर, सिर से स्टार्ट होकर पैर की उंगलियों की ओर, पैर की उंगलियों की ओर चलता है, तो उसको नाम दिया जाता है सिपेलोकोडल थ्योरी। हाँ भाई, ऊपर से नीचे की ओर, जैसे पहले सिर का, फिर गर्दन का, चेस्ट का, ठीक है, फिर पैरों का, लास्ट में पैर की उंगलियों का। एक डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी विकास की, ये आपसे पूछ लेगा इस डायरेक्शन का नाम बताओ, तो राइट आंसर क्या होगा? इंग्लिश में बोलते हैं सिपेलोकोडल। एक आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे है सेंटर, केंद्र से यानी सेंटर से परिधि की ओर। जब बच्चे का जो विकास है वो केंद्र से परिधि की ओर, या इसी को लिख दें केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। जब बालक का जो विकास है, एक तो देखने को मिलेगा आपको सिर से पैर की तरफ, दूसरा आपको देखने को मिलेगा केंद्र से बाहर की ओर। या यहाँ पे इसकी जगह चेंज कर दे ऑप्शन, इसकी जगह लिख दे रीढ़ की हड्डी, क्योंकि सेंटर में क्या है? सबसे बड़ी मांसपेशी रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी से यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर लियो, यहाँ पे हाथ की उंगलियों की ओर। जब बालक का जो विकास है वो रीढ़ की हड्डी से हाथ की उंगलियों की ओर होगा, तो राइट आंसर है वो क्या कहलाओगा? नाम लिख लियो इसका, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो, प्रोक्सिमो डिस्टल, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल थ्योरी। ये बात आपने ध्यान रखनी। तो जब बालक का जो विकास है वो रीढ़ की हड्डी, और इसकी जगह और एक चेंज कर दे, एक बात और लिख लियो, एक तरह और घुमा सकता है क्वेश्चन को, बड़ी मांसपेशियों से, बड़ी मांसपेशियों से किसकी तरफ? तो यहां पर लिख लियो छोटी मांसपेशियों की तरफ। बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की तरफ अगर विकास होगा
तो राइट आंसर होगा, इसको नाम देते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। देखो 3 ऑप्शन मिल सकते हैं आपको 3 तरीके से। वो आपसे पूछ सकता है केंद्र से बाहर, ठीक है, और याद रखना इसकी जगह, केंद्र की जगह लिख दे बड़ी मांसपेशी, तो छोटी मांसपेशी होगी, और बड़ी मांसपेशी की जगह क्या लिख सकता है, सेंटर में है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी से हाथ की ओर या हाथ की उंगलियों की ओर। 2 तरीके से बालक का जो क्या होता है, विकास होता है। आपसे पूछ लेगा इसको क्या नाम दिया जाता है, तो राइट आंसर होगा हमारा, इसको नाम दिया जाता है क्या, इसको नाम दिया जाता है प्रोक्सिमो डिस्टल। और सिर से पैर की उंगलियों की तरफ उसको नाम दिया जाता है क्या, तो राइट आंसर होगा हमारा सिपेलोकोर्ड। ठीक है, यहां तक करना है आज आपने, कल की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे।